नमस्ते। आइए हम अभी बात कर रहे हैं बाल शिक्षा विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। आपको पता है जो टीचरों के लिए परीक्षा लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक पेपर है और उसमें 30 प्रश्न आएंगे और आपको 22 अध्याय है जिनका अध्ययन करना है, जिसमें पहला अध्याय है बाल विकास। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। विकास का सामान्यतः अर्थ हम यह लगाते हैं बढ़ोतरी, लगातार बढ़ते जाना विकास कहते हैं। लेकिन बच्चों के संदर्भ में और टीचरों के लिए जो जानने की बात है वह विकास और वृद्धि में, इन दोनों में मौलिक परिवर्तन है। इसी को हम कहते हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इस अध्याय को यदि थोड़ी सी गहराई से विचार करें तो विकास की जो अवधारणा है, विकास के बारे में जो कुछ सिखलाना है, टीचरों को जानना आवश्यक है, वह बच्चों से संबंधित है। यूं तो विकास हर एक चीजों में होती है, जैसे पूंजी में विकास का होना, बाजार में विकास का होना, लेकिन हमें आज पढ़ना है शिक्षा में विकास की क्या आवश्यकता है और वह भी बच्चों के लिए विकास की आवश्यकता है। इस विषय पर हम ज्यादा अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आकर जब हम आगे देखते हैं तो देखते हैं कि मनोविज्ञान शास्त्र विकास के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप विकास की बात करते हैं तो यह विकास मन का विज्ञान है और मन किस तरह से गति करता है और बच्चों की सारी एक्टिविटी को प्रभावित करता है, उसे शिक्षकों के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि हमारे समक्ष 3 और 2.5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 18 और 20 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, युवा मस्तिष्क होता है, वहीं पर नन्हा-नन्हा बच्चा भी होता है, जिसे अंगुली पकड़ाना होता है। तो इन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य टीचर बैठा पाएगा, उसके लिए इस विकास की परम आवश्यकता है। यह जो मनोविज्ञान है, ये शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। मैं आपसे निवेदन किया कि मनोविज्ञान कई तरह की है। बुजुर्गों का मनोविज्ञान एक अलग है, साइंटिस्टों का मनोविज्ञान अलग है, अर्थशास्त्रियों का मनोविज्ञान अलग है, लेकिन हमें बात करना है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं बल्कि बाल मनोविज्ञान से। इस पाठ में बच्चों का मनोविज्ञान किस तरह काम करता है, उसकी दिशा और दशा कैसी होती है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। हम यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में 3 भागों में उसको बांटे हैं। एक है विकास, दूसरी है वृद्धि और तीसरी है परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। जो विकास और वृद्धि, हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि ये शब्द सामान्यतः एक लगता है। अगर वृद्धि हो रही है तो हम उसे विकास समझ लेते हैं और विकास अगर किया जा रहा है तो उसे हम वृद्धि समझ लेते हैं। यही हमारी गलती हो जाती है। विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि ये वृद्धि और विकास, ये दोनों एक ही तत्व नहीं है, बल्कि ये दोनों तत्व अलग अलग है और मन का विज्ञान कई तरीके से प्रभावी होता है, प्रभाव डालता है। इसमें वातावरण इंक्लूड है, माता-पिता उसके साथ है, पुस्तक उसके साथ है, शिक्षक उसके साथ जुड़े हुए हैं, सब कुछ मिल करके बाल मनोविज्ञान की रूपरेखा को तय करता है। बच्चा के माता-पिता अपने किन संस्कारों को लेकर जन्म दिए हैं, यह सबसे ज्यादा बच्चे को प्रभावित करने वाला कारक है। उसके बाद जिस वातावरण में बच्चा पल रहा है वह भी सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ शिक्षक उसे किस तरह के मिले हैं, उनकी अपनी एक्टिविटी कैसी है और बच्चा उन्हें कैसे आंकता और देखता है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अतः मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जिस बातों की चर्चा कर रहे हैं वह शिक्षा और बाल मनोविज्ञान की, जिसमें बाल मनोविज्ञान में 3 चीज आपको जानना है: विकास, वृद्धि और परिपक्वता। इसके आगे यदि हम बात करें तो देखते हैं कि विकास का सामान्य अर्थ परिवर्तन होता है। विकास का मतलब है परिवर्तित होना,
चेंज होना। यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम विकास नहीं कह सकते हैं। वो परिवर्तन है, जो बदलाव है, वह गर्भ से मृत्यु तक चलता है। हम प्रायः जानते हैं, हम शिक्षक हैं, हमें पता है कि माता-पिता के रॉज और वीर्य, ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर वह ज़ाइगोट बनाने का काम करता है। जब मेल है, उसका वीर्य और मादा का रज दोनों मिलकर ज़ाइगोट बनाता है और धीरे-धीरे वह वृद्धि करने लगता है और वृद्धि के साथ-साथ उसमें जो परिवर्तन आ रहा होता है, वही परिवर्तन होते-होते 9 महीने में बच्चे का संपूर्ण शरीर, मस्तिष्क सब कुछ बन जाता है। यहाँ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, विकास का सामान्य अर्थ अगर पूछा जाए, तो हम कहेंगे परिवर्तन। और वह परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? तो जिस समय स्पर्म और ओवम दोनों फर्टिलाइज करता है, उस समय से जीवन प्रारंभ होता है। इसलिए परिवर्तन का प्रथम शर्त है, गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक जो अनवरत परिवर्तन है, वही परिवर्तन विकास कहलाता है। और यह विकास बहुआयामी होता है, जहाँ मस्तिष्क का निर्माण हो रहा होता है, हाथ-पैर में वृद्धि हो रही होती है, वहीं पर अनेक तरह के परिवर्तन धीरे-धीरे होते रहते हैं। इसे कहते हैं बहुआयामी परिवर्तन, अर्थात उसका जो आयाम है, वह विभिन्न दिशाओं में होता है। बच्चे का जहाँ शारीरिक वृद्धि होती है, वहाँ बौद्धिक वृद्धि होती है और बौद्धिक वृद्धि के साथ-साथ वह समाज से जुड़ता है, माता-पिता से जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है, वातावरण से जुड़ता है, समूह से जुड़कर अपने आप को विकसित करता है। इसीलिए बच्चे का जो जीवन है, वह बहुआयामी है और व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित। बच्चे व्यक्तिगत अंतर, एक बच्चा दूसरे बच्चों के समान नहीं होता। एक ही माँ-बाप के 2 बच्चे, एक बच्चा पढ़ने में तेज होता है और दूसरा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है। वही वातावरण है, लेकिन बच्चों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, 2 बच्चों की, एक ही माँ-बाप के संतान, वो दोनों अलग-अलग होता है। और उसका एक यह भी कारण होता है कि कभी-कभी ट्विन जो बच्चे होते हैं, जुड़वा जो बच्चा होता है, उसमें भी अंतर पाया जाता है। वे भी एक ही चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन एक अगर भारत में जन्म जन्म के बाद भारत में रखा जाए और दूसरे को भारत से अमेरिका में भेज दिया जाए, तो दोनों लाल रंग को पसंद करेंगे, लेकिन एक साड़ी को पसंद करेगी और दूसरा सूट को पसंद करेगी या वह कोट और पैंट को पसंद करेगी। वहाँ जो ये स्टाइल है उनके पहनने का, उसमें अंतर आ जाया करता है, तो व्यक्तिगत अंतर होता है। यह सिर से पैर तक चलता है, अर्थात मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है। विकास शुरू से अंत तक होता है। सिर, मस्तिष्क से पैर तक उसका विकास होता है। हाथ में वृद्धि होती है, पैर में वृद्धि होती है, वहीं मस्तिष्क में भी वृद्धि हो रहा होता है और चारों तरफ मूर्त जो दिखाई देता है, अमूर्त जो दिखाई नहीं दे, तो दिखाई देने वाली जो बच्चों की हरकत है और उनके मस्तिष्क में जो चल रहा है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, इन सबों में सामंजस्य बिठाने का काम ये जो विकास वाला परिवर्तन है, वो कर रहा होता है। साथ ही सामान्य से विशेष की तरफ चला करता है। हम सामान्य बातों को करते हैं और वही बात सामान्य बातें विशेष बातों में परिवर्तित हो जाती हैं, जो जानकारी से अप्राप्त से प्राप्त की ओर और प्राप्त से अप्राप्त की ओर चलने की जो प्रवृत्ति है, जो हमें है पूंजी के रूप में, उससे हम धीरे-धीरे बढ़ाकर बच्चे को जो नया ज्ञान दे रहे हैं, वह सामान्य से विशेष की तरफ जा रहा है। जैसे शुरू में बच्चा मम्मी बोलता है, माँ बोलता है और जैसे बड़ा होता है, तो अब मम्मी कैसे लिखते हैं, इसको वह सीख रहा होता है। शब्दों को पहले सीखता है, अक्षरों को बाद में सीखता है। तो सामान्य से विशेष ज्ञान की ओर ये विकास का सिद्धांत चलता है और अंतिम शारीरिक तथा मानसिक
जो परिवर्तन है, उसका विकास से गहरा संबंध है। इन दोनों में एक इस तरह का संबंध है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, यह पूर्ण विकास है। अब शरीर में यदि विकास हो रहा है और मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक है वह बच्चा दिव्यांग भी संभव है बन जाए, या मानसिक रूप से वह पूर्ण न बन सके, अपरिपक्व मस्तिष्क का रह जाएगा, तब उसे हम विकास नहीं कहते हैं। विकास की शर्तें हैं, जन्म से मृत्यु तक चलने वाला हो, बहुआयामी हो, व्यक्तिगत विभिन्नता को लिया हुआ हो, सिर से पैर तक चलने वाला हो, सामान्य से भी विशेष की ओर जाने वाला हो, शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ वह जुड़ा हुआ हो। इस तरह से अगर विकास हो रहा है, तो परिवर्तन का काम हमारा ठीक से चल रहा है। विकास के कुछ पैटर्न होंगे, कुछ नियम होंगे, जिनको देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विकास के नियमों को। जैसे सबसे छोटा बच्चा है, माँ की गर्भ से जब वह निकल करके आता है, तो अपने सिर को उठाता है, वह बैठना शुरू कर दिया है, घुटनों पर चलना शुरू कर दिया है। आप अब यहाँ देखिए, सिर उठाना वह शुरू किया है, अब बैठना शुरू कर रहा है, बैठने के बाद घुटने पर चलना शुरू कर रहा है, अब वह खड़ा हो गया है और खड़ा होकर के अब चलना शुरू किया है। यहाँ जो क्रमबद्ध परिवर्तन दिखलाई दे रहा है, यह विकास के पैटर्न है। जिस समय बच्चा जन्म लिया है, अब उसके सिर बड़े हैं। आज यही कारण है कि प्रायः देखा जाता है कि सिजेरियन ऑपरेशन होता है, वहाँ इसलिए होता है कि बच्चों का मस्तिष्क बड़ा है, इसलिए माँ के गर्भ से निकलने में उसे परेशानी हो रही है, इसलिए डॉक्टर ऑपरेट करता है। तो सिर का उठना, बैठना, घुटने पर चलना, खड़ा होना और चलना एक लंबी प्रक्रिया चल रही होती है। दूसरा विकास के पैटर्न है विभिन्नता, और लड़का और लड़की इन दोनों में देखा जाता है। लड़कियों का प्रारंभिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। आपकी बेटी होगी और आपका बेटा होगा, या आपके परिवार में जो छोटे बच्चे होंगे, आप गौर से देखेंगे तो लड़कियों का विकास बड़ी तेजी के साथ होता है, लेकिन लड़कों का देर से होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि लड़कियाँ बड़ी जल्दी बोलने लगती हैं, वो तेज़ी के साथ चलने लगती हैं, लेकिन लड़का धीरे से चलता है, लेकिन मजबूती से चलता है। लड़कियों का विकास 16 वर्ष की उम्र तक अगर हो रहा है, तो अपनी पूर्णता 16 वर्ष तक ही कर लेती हैं, और बच्चों का विकास अगर 18 साल तक हो रहा है, 21 साल तक हो रहा है, तो उसे ज़्यादा समय मिला है, जिससे वह ज़्यादा लंबा होता है। और लड़कियाँ प्रायः छोटी होती हैं, यदि अपवाद में कुछ बड़ी होती हों, तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं, गिनती नहीं करते हैं, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि समाज में लड़कियाँ हाइट में छोटी होती हैं। साथ ही साथ जो पुरुष है, लड़का है, वह हाइट में बड़ा होता है, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा चंचल होती हैं, बातों को बड़ी जल्दी पकड़ लेती हैं, लेकिन लड़के को पकड़वाना पड़ता है। इसमें सुधार की आवश्यकता होती है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। इस यहाँ इस चित्र में भी देख लीजिए, कि लड़के का जो मस्तिष्क है, वह छोटा है, और लड़की का जो माथा है, वह बड़ा है। वो बड़े साइज को लेकर जल्दी से अपने आप को कंप्लीट कर लेती है, और जो लड़का है, वह धीरे-धीरे अपने आप को आगे बढ़ाता है। इसे गति में विभिन्नता कहते हैं। और तीसरा पैटर्न है पर्यावरण प्रभावित करता है। एक पिता ऐसे जगह अपने घर को बना लेता है, जहाँ पर वैसे लोग रहते हैं जो ज़्यादा सभ्य नहीं है, और दूसरा व्यक्ति उसी का दोस्त ऐसे जगह घर बना लेता है, जो जिसका क्षेत्रफल, वहाँ के रहने वाले लोग, नौकरी करने वाले काफ़ी पढ़े-लिखे लोग हैं। अब दोनों वातावरण में दोनों बच्चा रहेगा, वो दोनों बच्चा प्रभावित होगा। जब वो स्कूल में आएगा, एक
जो सभ्य जगह से आया हुआ है, वह सभ्यता का पालन करेगा और जो वैसे जगह से आया हुआ है, जहाँ की ठीक से रहन-सहन नहीं है, कपड़ा ठीक से नहीं पहन रहा है, स्नान नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है, एक-दूसरे को अबे और ओ बोल रहा है, उन दोनों में वातावरण के कारण परिवर्तन होना स्वाभाविक है, यह लाज़मी है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे जगह रहना चाहिए और पेरेंट्स को अनुरोध करना चाहिए कि अगर कहीं भी पैसा देना है और रेंट में रहना है, तो आप अच्छे जगह अपने बच्चों को रखिए, अच्छी परवरिश मिलेगी, वह शांत बनेगा, सुशील बनेगा, बोलना सीखेगा। तो बच्चों पर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव पड़ता है, तो वह पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। माता-पिता भले ही उसे अपने तरह बनाना चाहते हो या अपने से अच्छा बनाना चाहते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, वह पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है और वह जो पर्यावरण है, वह बच्चों को सबसे अधिक प्रभावी बनाता है और उसे यह बता देता है कि यह किस वातावरण में रहने वाला है। आप मार्क करके चलिए, गाँव में रहने वाला जो बच्चा होगा और शहर का जो बच्चा होगा, उसे सुनने की जो शक्ति होगी, इन दोनों में फ़र्क होगा। शहर में रहने वाला दिल्ली के चांदनी चौक पर रहने वाला बच्चा ऊँची आवाज़ को सुनेगा और गाँव में रहने वाला धीमी आवाज़ को भी पकड़ लेगा। इसका मूल कारण है कि साउंड जो प्रदूषण है, वायु जो प्रदूषण है, शाब्दिक जो प्रदूषण है, वह चांदनी चौक पर रहने वाले में गहराई तक पहुँच गया है और गाँव में रहने वाला शांत वातावरण में रह रहा है। इसीलिए कान बड़ी जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है उसकी बातों को। ठीक इसी तरह से एक पढ़ा-लिखा और सभ्य परिवार का बच्चा के टेबल पर बैठा हुआ है और एक वैसे जगह से आया हुआ बच्चा एक ही क्लास में बैठा हुआ है, जिसके माता-पिता वैसे क्षेत्र में रहते हैं, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है। उन बच्चों के बोलने में, खाने-पीने में और चलने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क देखा जाता है। अब यदि इस बात को आगे बढ़ावें तो वृद्धि और विकास जैसा कि मैं आपसे शुरू में कहा था, इन दोनों में मौलिक अंतर है। अब हम उसे समझते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। वृद्धि जो ग्रोथ है वह किस तरह से हो रहा है और विकास किस तरह से हो रहा है। वृद्धि को हमने यहाँ कुछ टेबल बनाया हुआ है, जिससे आप ठीक तरीके से याद रख सकते हैं। मात्रात्मक और परिणात्मक वृद्धि होती है। मात्रा में वृद्धि होती है। आज 3 किलो का बच्चा है, कल 5 किलो का हो जाएगा, उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। 5 किलो का बच्चा साढ़े 3 किलो का हो जाएगा, ये मात्रात्मक वृद्धि है, उसे परिमाणात्मक कहते हैं। आप मात्रात्मक कहिए या परिमाणात्मक कहिए, लेकिन वहीं पर जब विकास की बात करते हैं, तो परिमाणात्मक के साथ-साथ गुणात्मक विकास भी होता है। विकास गुणों के कारण हो रहा है, उसमें केवल शारीरिक और भौतिक विकास नहीं होता, बल्कि मेंटली विकास हो रहा है और मानसिक तौर पर जो विकास हो रहा है, उसे गुणात्मक विकास के रूप में हम कहते हैं। इसी को शारीरिक विकास भी कहते हैं। वृद्धि शारीरिक विकास का हिस्सा है और मानसिक और व्यावहारिक विकास का हिस्सा है। तो मानसिक विकास हो रहा है, व्यवहार में बच्चा जो परिवर्तन ला रहा है, दिखला रहा है, टिफ़िन की घंटी बजती है। अब सभी बच्चे अपने-अपने नाश्ता को निकालते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि जो सभ्य परिवार का बच्चा होगा, वह जाकर हाथ पहले धोएगा। टिफ़िन निकालने से पहले एक छोटा-सा टॉवेल निकालेगा, उस पर टिफ़िन डालेगा, आराम से उसे खोलेगा और खोल कर के खाना खाएगा। लेकिन वही दूसरा बच्चा जो ऐसे क्षेत्र से आया है, जहाँ उसे कैसे खाना चाहिए नहीं सिखलाया गया है, वह यूँ ही पढ़ाई कर रहा था, चॉक से लिख रहा था और वैसे ही अपने टिफ़िन को खोलेगा और एक बार उठाएगा रोटी और सब्ज़ी ले लिया है या कोई भी चीज़ लिया है, मोड़कर अपने मुँह में डाल लेगा। यह बताता है कि दोनों की जो सभ्यता है, वह किस तरह से दोनों को अलग-अलग करती है। तो एक का जो
शारीरिक विकास हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मानसिक और व्यवहारिक विकास हो ही। सामान्य रूप से होना चाहिए, लेकिन नहीं भी संभव है। विकास किसी न किसी कारण से अवरोध पैदा हो गया है। समझाने वाला माता-पिता ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। माँ भी उतनी पढ़ी-लिखी है, नहीं बता पा रही है कि बच्चे को किस तरह का आचरण करना चाहिए। यह हम आगे फिर देखेंगे। तीसरा है मापन और विकास में अवलोकन और अनुभव। हम वृद्धि को माप सकते हैं। वृद्धि को माप सकते हैं, विकास को हम माप नहीं सकते। विकास को हम अनुभव कर सकते हैं। पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं, अनुभव कर सकते हैं। हवा को हम अनुभव कर सकते हैं। अनुभव विकास से संबंधित है और मापन वृद्धि से संबंधित है। वृद्धि को हम मापते हैं। वेट बॉक्स पर खड़ा कराकर आदमी और उसकी हाइट को खड़ा करा करके इंच में मापा जा सकता है और वेट को किलो में मापा जा सकता है। लेकिन विकास की जो बात है, अनुभव अब अवलोकन के द्वारा हम कह सकते हैं कि इसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह व्यवहार में दिखलाई देता है। वृद्धि संकुचित होती है, क्योंकि शारीरिक होती है, इसलिए संकुचित होती है। एक निश्चित दायरे तक उसकी वृद्धि होती है और वहीं पर वृद्धि जाकर के रुक जाती है। वृद्धि संकुचित होगी, एक निश्चित सीमा तक होगी, लेकिन विकास अनवरत होगा और जब तक श्वास चल रहा है, वह विकसित होता हुआ चला जाएगा। तो वहाँ पर यह व्यापक भी होता है और निरंतर भी होता है और वृद्धि वंशानुगत है, लेकिन विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चे का बाल झड़ रहा है। बाल सामान्य है कि बाल का झड़ना उसके वंशानुगत भी हो सकते हैं। उसके दादा या नाना के बाल नहीं थे, अब उस बच्चे का बाल बड़ी तेजी से झड़ना शुरू हो गया है। वह बच्चा किस तरह से सो रहा है, वह बच्चा किस तरह से खाना खा रहा है, वह बच्चा अपने खानदान और कुल के अनुरूप है या नहीं है, क्या उसकी वंश की परंपरा बताती है। तो विकास वंश की परंपरा पर वृद्धि वंश की परंपरा पर निर्भर है और विकास वातावरण पर निर्भर है। अच्छे वातावरण में बच्चे को रखा जाएगा, बच्चा अच्छा हो जाएगा। एक विदेशी विद्वान ने कहा था, मुझे एक छोटा बच्चा दे दो, मैं उसे चाहूं तो महात्मा बना सकता हूं और मैं उसे चाहूं तो राक्षस बना सकता हूं, मैं डाकू बना सकता हूं। ऋषि के परिवार में जन्म लेने वाला रावण बिना सोचे विचारे सीता का हरण कर लेता है। वृद्धि तो हुई है, लेकिन विकास वहां पर जिस तरह का सब सभ्य तरीके का होना चाहिए, वैसा वह विकास अपने आप में नहीं कर सका है। कई बार हम देखते हैं कि वंशानुगत जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत वृद्धि तो होती है, लेकिन उसका विकास बीमारी कई ऐसी बीमारी है जो वंश की परंपरा में है और वही इनहेरिट करता हुआ चला जा रहा है और वो छोटा बच्चा जान भी नहीं रहा है। पिता उसके बीमारी से ग्रसित थे, बच्चा बीमार हो गया है। दादाजी को बीमारी लगी थी, पोते को बीमारी लग गई है। यह उसकी वृद्धि का परिणाम है। लेकिन विकास वह है कि एक रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। यह दिखाता है कि विकास की क्रिया इतनी व्यापक है कि एक रिक्शा वाले के बेटे को उठा करके आईएएस ऑफिसर बना दिया है, आईपीएस ऑफिसर बना दिया है। तो यह जो परिवर्तन दिख रहा है, यह विकास का परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन वही व्यक्ति, वही आईएएस ऑफिसर जब खाना खाने बैठा हुआ है, तो अगर वह बचपन से न देखा हुआ है कैसे खाना खाना चाहिए, तो अपने चैम्बर में वह ठीक तरीके से खाना नहीं खा पाएगा। अपने से नीचे काम करने वालों के साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर पाएगा। यह उसकी वंश की परंपरा है, वह प्रभावित कर रही है। वहाँ विकास आड़े आ रहा है, विकास को वह नहीं अपना रहा है। अंतिम है कि वृद्धि आयु विशेष तक चलती है। लड़की की वृद्धि 16 वर्ष पर आकर रुक गई है, लड़के की वृद्धि 18 और 20 वर्ष पर आकर रुक गई है। लेकिन विकास
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। जहाँ वो जन्म लिया है, वहीं पर वह नहीं रुक रहा है, मृत्यु तक वह चलता चला जा रहा है और अंत तक वह देख रहा है कि उसके अंदर किस तरह से विकास हो रहे हैं, कैसे वह आगे जा रहा है। अब ये जो वृद्धि और विकास है, इसे निश्चित रूप से याद कर लेना चाहिए और 3-4 इसके जो पॉइंट्स हैं, उसको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। आगे इस पर काम करने वाला सबसे प्रमुख है, वैज्ञानिक है मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर जो आपको पढ़ना है, वह एरिक्सन उसका नाम था और उसने एक सिद्धांत दिया था जिसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहते हैं, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इसको याद कर लेना चाहिए। यह सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। वह कौन था? मनोवैज्ञानिक था। उसने साइकोलॉजिस्ट था वह, और साइकोलॉजी का जो सिद्धांत दिया, जीवन अवधि विकास सिद्धांत, और उसने कहा कि इसके 8 अवस्थाएं हैं। जीवन अवधि विकास, अवधि कहते हैं समय को, जीवन का जो समय है विकास का, उसके सिद्धांत में उसने कहा कि इसके ये स्टेज 8 हैं। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट हुए फ्राइड और रॉस, उसने कहा कि जो जीवन का विकास है, उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। तीसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम है कार्ल सेनिक, उसने कहा कि हम जीवन अवधि के विकास सिद्धांत को 10 भागों में बांटते हैं, और पियाजे ने कहा हम 4 भागों में बांटते हैं, और ब्रूनर ने कहा हम 3 भागों में बांटते हैं। ये जो भी वर्गीकरण किया, हमें पढ़ना है एरिक्सन का सिद्धांत, जिसने कहा था कि पूरे जीवन को हम 8 भागों में बांट करके देख सकते हैं, और जो उसने बंटवारा किया था, यह हमारे वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बंटवारे के ज्यादा करीब है। और जितना हम छोटा देख रहे हैं, डिजिट 3 ब्रूनर का देख रहे हैं, पियाजे का 4 देख रहे हैं, फ्रायड का 5 देख रहे हैं, यह हमारे सिद्धांत से जरा ज्यादा दूर है। वैदिक सभ्यता और संस्कृति में इसी को संस्कार कहते थे, और उसे 16 भागों में बांटा हुआ था। जो संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चला करता था। आपसे अपेक्षा है कि आपसे विद्वानों का नाम, इरिक्सन का तो 8 आप निश्चित रूप से याद रखें, लेकिन यह भी याद रखें कि फ्रायड ने 5 कहा था, पियाजे ने 4 कहा था और ब्रूनर ने 3 कहा था। फ्रायड का तो निश्चित याद रखिएगा ही, चूंकि मनोविज्ञान का वह बहुत बड़ा विद्वान हुआ है। एरिक्सन की ने जो चुनौतियां, उसने कहा कि हमारा जीवन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम जीवन को तो कई भागों में समझने के लिए बांट सकते हैं, लेकिन जो बंटवारा है जीवन का, जो जन्म लेना है, 3 साल तक होना है, 8 वर्ष तक होना है, 12 साल का बच्चा हो गया है, 18 साल का हो गया है, 40 साल का हो गया है, अब वह 60 वर्ष का हो गया है, रिटायर कर गया हुआ है, वृद्ध हो गया है, उसकी जो बंटवारा है संपूर्ण जीवन का, वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और उस कार्य में आगे चलना, उसने कहा कि बहुत, इसको उसने संकट कहा, जिसे चुनौती कहते हैं, उसको उसने संकट के रूप में देखा और उसने टी आर रखा। क्वेश्चन है कि इरिक्सन के टी आर कौन कौन हैं? इसे याद रखना चाहिए कि इरिक्सन के टी आर कर्मकांडता, कर्मकांड और कर्मकांडवाद है। इसमें प्रायः जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरिक्सन ने के 3R कौन-कौन है, या एरिक्सन के 3R कितने हैं? अब वहाँ 3R दिया हुआ है और पूछ रहा है कितने हैं। अब उसमें 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। अब बच्चा क्या करेगा? 3R उसके सेंस में नहीं है वहाँ। वह बैठा हुआ है, 4 पर टिक मार दिया, वो गलत कर लिया। फिर 3R बताता है, तो एरिक्सन ने 3 बताए, 3R 3 रखा, कर्मकांडता, कर्मकांड और कर्मकांडवाद। अब इसके आगे हम देखते हैं विकास की अवस्थाएं, ये तो उसने बांटा था, अलग अलग भागों में दिखलाया था और कहा था कि ये संपूर्ण जीवन
कितने भागों में बँटता है और चलता है? विकास की अवस्थाएँ कौन-कौन होंगी? इसे हमने कहा पूर्व प्रसूति काल। पूर्व प्रसूति काल का मतलब है कि बच्चा माँ की गर्भ में है, विकसित हो रहा है, जब पूर्ण विकसित होगा तो गर्भ से बाहर आएगा। इसलिए पूर्व प्रसूति काल कहा, गर्भ से जन्म तक। और यह हम जानते हैं अभिमन्यु के बारे में और प्रहलाद के बारे में कि अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में रह करके बाण और तोड़ना, किलाबंदी को कैसे तोड़ते हैं, इसको उसने सीख लिया था। लेकिन जाना तो सीखा था, लेकिन वह जो चक्रव्यूह है, उससे निकलना नहीं सीख पाया था। यही कारण है कि वह मारा गया है। यह बताता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी जो जीवन की जो तकनीकी है, अच्छे बच्चे को उत्पन्न करना है, उसकी तकनीकी हमारे पूर्वज खूब जानते थे। आज भी जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है कि पौष्टिक आहार आपको लेना चाहिए। साथ ही कहा जाता है आप अपने कमरों में अच्छे बच्चों का फ़ोटो लगाइए। अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठिए, अच्छी-अच्छी चीज़ों को खाइए और ठीक-ठीक सोचिए, जिससे आपका बच्चा अच्छा और अच्छा हो। प्रहलाद के बारे में भी हम जानते हैं कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप के परिवार का रहने वाला, लेकिन वह भक्त बन गया और भक्ति का जो उसमें गुण आया है, वह उसकी माँ से उसमें ट्रांसफर कर गया है और वह किस तरह का दयालु और करुणा और विष्णु का पुजारी बना, यह आप जानते हैं। तो पूर्व प्रसूति काल, दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक का जो उम्र है, उसे हम शैशव कहते हैं, उसे शिशु कहते हैं और कोई-कोई व्यक्ति उसे 6 वर्ष तक शिशु को रखता है, लेकिन प्रायः शैशवावस्था 2 से जन्म से 2 वर्ष तक का है और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष को हम बाल्यावस्था कहते हैं और बाल्यावस्था के 3 चरण हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से साढ़े 5 वर्ष तक होता है और कोई-कोई 6 वर्ष तक मान लेता है, तो साढ़े 5 आप कहिए या 6 वर्ष कहिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 साल तक है। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 साल का है। जैसे बच्चा 12 साल का होता है, किशोरावस्था शुरू हो जाता है और 18 साल तक चलता है। जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, उन्हें समझाना, उनसे बात करना, उनसे तर्क करना, जरा बड़ी समझदारी की आवश्यकता होती है कि किशोर सदा समझता है कि मैं और केवल मैं ही जानता हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाना, 10 के बच्चों को पढ़ाना क्योंकि वहाँ नई खून, नए मस्तिष्क, नई सोच और पुरानी अवधारणाओं को तोड़ने में वह बच्चा सबसे आगे रहता है और अपनी तेजी को दिखलाता है। तो किशोरावस्था पढ़ाई के मामले में सबसे खतरनाक और पढ़ाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो 12 साल से शुरू होता है और 18 साल से चलता है और युवा अवस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक है, लेकिन आज आज युवा 30 वर्ष तक के लोगों को कुछ लोग कहते हैं। 18 से 25 पहले मानते थे, आजकल 18 से 25 नहीं 5 वर्ष उसको और दे दिया है। 30 वर्ष तक का जो व्यक्ति है, उसे हम युवा कहते हैं और 30 से 60 साल को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। पूर्ण मैच्योर्ड वह व्यक्ति है, सब कुछ समझदारी से काम करेगा, रहन-सहन, सारा कार्य, विचार सब कुछ सोच और समझदारी से करेगा। उसे हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था, जो 30 से 60 वर्ष में है और यही 60 वर्ष रिटायरमेंट का उम्र भी है, जो कहा जाता है कि अब ये वृद्ध हो गए, अब ये किसी काम को करने लायक नहीं है। लेकिन समाज में हम देखते हैं कि जो वृद्ध है, वृद्धावस्था में बहुत ऐसे लोग हैं, जिन्होंने जवानी से भी ज़्यादा काम अपने वृद्धावस्था में किया है। तो यह जो प्रौढ़ावस्था है, यह 30 से 60 वर्ष तक चलता है और अंतिम है वृद्धावस्था,
जो 60 वर्ष से शुरू होता है और अंतिम रूप से जब तक उसका हार्ट, हृदय रेस्ट नहीं कर जाए, रुक ना जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक की जो अवस्था है, उसको हम वृद्धावस्था में रखते हैं। यही वृद्धावस्था प्राचीन ज़माने में वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कहलाता था। ये जो वानप्रस्थ आश्रम था, संन्यास आश्रम था, यही आश्रम कहलाता था वृद्धावस्था। और जो प्रौढ़ावस्था है और युवा अवस्था है, यह जो प्रौढ़ावस्था है, यह अवस्था युवा अवस्था कहलाता था, जिसमें व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद काम के क्षेत्र में उतरता था और यथा सामर्थ्य खूब मेहनत करता था, खूब कमाता था, खूब पढ़ता था। इस तरह हम आज यहाँ तक पढ़े हैं, तो फिर आगे जब हम शुरू करेंगे, तो फिर नई बातें, कुछ नई दिशाएँ और बच्चों के बारे में, उनकी टेंडेंसी को जानने के बारे में, क्यों लगाया गया है बाल विकास पढ़ाई के साथ? चूँकि बच्चे जो शिक्षक जिन बच्चों के सामने खड़ा है, उस बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है? जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, तब तक हम उस पर हावी होकर सही मोल्ड उसे नहीं कर पाएँगे। अगर आप बच्चे को बदलना चाहते हैं, तो आवश्यक है उसकी मनोवृत्तियों को समझना। अगर बच्चों की मनोवृत्तियों को समझना है, तो ज़रूरी है बाल मनोविज्ञान को जानना। और बाल मनोविज्ञान को यदि जानना है, तो विकासवाद के जो मौलिक वसूल हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, इन्हें जानना बड़ी आवश्यक है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे कि बच्चों के विकास के लिए क्या-क्या आवश्यक है। वो किस उम्र के बच्चे किन-किन तरह की हरकतों को करते हैं। आपके क्लास में खड़ा होकर आपकी बातों को काटने वाला बच्चे का उम्र क्या होता है और वह कौन बच्चा है, जिन बच्चों से आप जिस तरह से कहते हैं, "यस मैडम, यस सर" कह कर के वह बैठ जाता है। उन दोनों की उम्र क्या है? उनकी सोच और समझदारी कैसी बढ़ी हुई है और बटी हुई है? उन सब बातों पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। एक बार रिवीजन करके ज़रूर आइएगा। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे।